हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडस रेंजर्स। सो जैसा कि हमने वादा किया था, हम बिल्कुल हाजिर हो चुके हैं अपना शो चर्चा में लेकर के। ठीक, तो कुछ ऐसा है कि राहत साहब की एक शायरी है। ठीक है। सरहदों पर तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या, दोनों समत है खौफ में, क्या तीसरा समत दबाव में है क्या। ठीक, तो जैसा हमने बोल रखा कि चुनाव है क्या, तो आज आपको जैसा दिख भी रहा होगा कि आज जो चर्चा में है उसका जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, वो है इलेक्शन। इलेक्शन क्यों? इलेक्शन इसलिए इंडिया में इलेक्शन चल रहा है। ठीक है। इंडिया के इन 5 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मिजोरम, ठीक है, इन 5 राज्यों में इलेक्शन चल रहा है। तो लगातार इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा, इलेक्शन कैसे होता है, इन सारी चीज़ों का लगातार आपके पास नॉलेज सर्कुलेट हो रहा होगा। ठीक है। तो इसका एक साइंटिफिक और एक एकेडमिक नॉलेज आप तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, ये अपना शो चर्चा में आज आप लोगों के बीच हम लोग ला रहे हैं। ठीक है। अभी फ़िलहाल तो स्टेट इलेक्शन हो रहा है। ठीक है। फिर अपकमिंग 24 का नेशनल इलेक्शन भी है। ठीक है। तो अब सबके मन में एक, जैसे ही हम चुनाव सुनते हैं ना, तो एक्साइटमेंट हो जाता है। ठीक है। ऐसा है ना कि पता करो चुनाव है क्या, तो बिल्कुल चुनाव सुनते ही एक नया एक्साइटमेंट आ जाता है। ठीक है। और ख़ास करके इंडिया में, ठीक, वह है ना कि चुनाव शब्द, चुनाव, चाय और बकेती। ठीक, तो ये चलता रहता है। अब देखते हैं कि चुनाव है क्या, कौन कराता है, कैसे होता है, मतलब चुनाव के रिलेटेड, इलेक्शन के रिलेटेड वो सारी चीज़ें जो आपके लिए जानना जरूरी है, जिसका आपको साइंटिफिक और एकेडमिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं कि बस आप कहीं से सुने, कहीं से, वो श्रुति परंपरा, जो वैदिक काल में श्रुति परंपरा साइंटिफिक हुआ करती थी। आज श्रुति परंपरा क्या है कि आप किसी से सुनते हैं, किसी ने कुछ कहा और वो आगे बढ़ते चला जाता है। नहीं, हम यहाँ पे जानेंगे क्या, साइंटिफिक तरीका। ठीक है। तो अभी स्टेट इलेक्शन हो रहा है, उसका रिजल्ट, सारी चीज़ें, वो जो भी होगा, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन और इलेक्शन से रिलेटेड चीज़ें क्या हैं। ठीक है। तो इलेक्शन, हम देखते हैं कि इलेक्शन इंडिया में सबको पता है कि इलेक्शन क्या होता है, कैसे होता है, बट हम देखते हैं कि इलेक्शन इंडिया में ओवरऑल, ठीक है, कि इंडिया में ओवरऑल इलेक्शन किस किस चीज़ का होता है, सबको पता है। देखिए, इलेक्शन पीएम के लिए होता है। ठीक है। इलेक्शन सीएम के लिए होता है। इलेक्शन लोकल बॉडी में होता है। ठीक है। लोकल बॉडी मतलब प्रधान और मेयर। ठीक है। ओके, सो प्रधान, मेयर, यहाँ सीएम है, ठीक, ये पीएम, इन सब का इलेक्शन होता है। तो कभी मन में नहीं ख्याल आता है कि इलेक्शन होता कैसे है, इलेक्शन को कौन कंडक्ट कराता है। ठीक है। इलेक्शन का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ डिस्कस दे रखा है, ये सारी चीज़ें। ओके, तो इन सारी चीज़ों का मेंशन बिल्कुल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन से राइट आया हुआ है चुनाव कराने का। ठीक। पीएम का इलेक्शन कौन होता है, अब जस्ट इसको रिवर्स कर दीजिए, एमपी। ठीक है। हम अपने वहाँ एमपी चुनते हैं, सांसद चुनते हैं। ठीक है। और यही एमपी सारे पीएम को इलेक्ट करते हैं। सीएम हम एमएलए चुनते हैं, एमएलए इलेक्ट करते हैं। ठीक है। और यही एमएलए फिर सीएम। देन लोकल बॉडी में प्रधान और मेयर, इट इज़ अप टू द स्टेट। ठीक है। स्टेट कैसा होता है, वो राज्य कैसा होता है जो प्रधान और मेयर का इलेक्शन कराता है। ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ हमको डायरेक्ट इलेक्शन के प्रोसेस दिख रहे हैं। ठीक है। अब आप देखो कि यहाँ पे इंडिया में इलेक्शन के, इंडिया में इवन नहीं, हर जगह इलेक्शन के आप दो तरीके देखोगे। इलेक्शन 2 तरीके से होता है। ठीक है। एक होता है डायरेक्ट, ओके, एंड अनदर इज इनडायरेक्ट। So indirect election people participate directly। ठीक है। आप जब जाते हो ईवीएम का मशीन प्रेस करते हो, तो वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है कि जहाँ पे आपका सीधा पार्टिसिपेट किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर हम यूपी को लेते हैं, तो यूपी में आप देखोगे कि यहाँ पे प्रधान का भी इलेक्शन होता है। ठीक है, जो बैलेट पेपर पे होता है, या मेयर का इलेक्शन, इन सारे जगहों पे लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, इसीलिए इसको डायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। बट इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है जहाँ पे आप नहीं पार्टिसिपेट करते हो, बल्कि आपके रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे? आप देखो, प्रेसिडेंट, ठीक, ओके, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट में एमएलसीज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ठीक है। अब आप देखो, इनमें कभी आप गए हो प्रेसिडेंट के लिए वोट डालने? नहीं ना।
कभी भी आप प्रेसिडेंट को वोट देने गए हुए हो? नहीं। प्रेसिडेंट को वोट कौन देता है? आपके रिप्रेजेंटेटिव। आपके रिप्रेजेंटेटिव का मतलब कौन हुआ? MP MLA, ठीक है, ये आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं। इनको आपने डायरेक्ट इलेक्ट किया था MP MLA को, अब ये प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो ये हो गया MP MLA जो कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर रहे हैं। इन द सेम वे MLC, ठीक है, यहाँ भी आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो कि वोटिंग करते हैं। तो कुल मिला के बात ये समझ में आता है कि इलेक्शन जो है, इलेक्शन दो तरीके से होता है, एक डायरेक्ट इलेक्शन, एक इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन में लोगों का पार्टिसिपेशन होता है और इनडायरेक्ट इलेक्शन में लोगों के द्वारा चुने हुए लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब हम देखते हैं कि इंडिया में इलेक्शन कौन करवाता है, कैसे होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इलेक्शन से रिलेटेड क्या दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। ओके, इंडिया में इलेक्शन का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, यानी कि संविधान में क्या इलेक्शन से रिलेटेड कोई बात संविधान में मेंशन है या नहीं है? तो हाँ, बिल्कुल है। ओके, कहाँ पे मेंशन है? हमारे संविधान में मेंशन है। संविधान में कहाँ पे मेंशन है, इसको देखते हैं। देखो आप, पार्ट 15, 15वां पार्ट, ओके, 15वां पार्ट, आर्टिकल 324 टू 329। पार्ट क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में? पार्ट का मतलब होता है कि वो चैप्टर, वो अध्याय, ठीक है। तो 15वां अध्याय क्लियर। आर्टिकल 324 से 329, ठीक है, 324 टू 329 क्या दे रखा है कि इट डील्स विद इलेक्शन एंड इस्टेब्लिश अ कमीशन ऑफ दिस मैटर, ठीक है। ये आर्टिकल 324, देखो आप, आर्टिकल 324 ये क्या कह रहा है कि इलेक्शन, और ये पूरा आर्टिकल जो है 15 जो है वो इलेक्शन से डील करता है और इसके लिए कमीशन की बात करता है, ठीक है। यही आपको आर्टिकल 324 में दिखता है कि सुपरटेंड डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन एन इलेक्शन कमीशन। ओके, देखो डायरेक्ट आ गया इलेक्शन कमीशन। अब ये इलेक्शन कमीशन क्या है आगे पता चलेगा, ठीक है। आर्टिकल 325 क्या कहता है? नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और टू क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन अ स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। तो 325 का कुल मतलब ये होता है कि इलेक्टोरल रोल से किसी भी पर्सन को किसी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इफ यू हैव अटेंड एडल्ट, ठीक है, आप एडल्ट हो जाते हो तो फिर आपको इलेक्टोरल रोल यानी कि सिंपल इलेक्टोरल रोल मतलब क्या? वोटिंग लिस्ट, ठीक है, जो वोटर लिस्ट होता है ना, वो वहां पे आपसे किसी भी प्रकार रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स, इससे आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि हर वो पर्सन जो एडल्ट है उसका नाम होगा। जैसा कि ये ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूँ कि बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन या आज़ादी से पहले क्या था? आज़ादी से पहले था कि वोटर लिस्ट में वही उन्हीं लोगों का नाम होता था जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते थे, पहली चीज़, ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते थे, पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करते थे, कि ये बिजनेस क्लास के हैं, ये फैक्ट्रीज क्लास के हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग के लिए वोटर लिस्ट होता था, यानी कि दबे कुचले लोग, लोअर तबके के लोग, ऐसे लोगों के लिए वोटिंग का कोई राइट नहीं हुआ करता था, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल 325 है जो हम सभी के लिए वोटिंग राइट गारंटी करता है। Then Article 326, election to the House of the People and to the Legislative Assembly of State to be based on the adult suffrage। वही जो मैंने कहा कि जब आप एडल्ट हो जाते हो तो एडल्ट सफरेज मतलब कि वो लिस्ट जो है ना उसमें सारे एडल्ट होंगे। किसके लिए? हाउस ऑफ पीपल, पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यों की विधानसभा। ओके, देन आर्टिकल 327 क्या कहता है? पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू लेजिस्लेचर, ठीक है। यहाँ पे पार्लियामेंट को पावर दे रखा है, पार्लियामेंट को, संसद को पावर दे रखा है। किस बात का पावर दे रखा है? प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू लेजिस्लेचर, राज्यों की विधानसभा के लिए या विधान परिषद के इलेक्शन के लिए पार्लियामेंट को पावर दे रखा है। नेक्स्ट आर्टिकल 328, पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू सच लेजिस्लेचर, सेम वही चीज लेजिस्लेचर वाली बात कर रहा है। आर्टिकल 329, बार टू इंटरफेयर बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर, ठीक है। अब सपोज करो आप इलेक्शन लड़ते हो और या आपको इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया जा रहा है, पहली चीज, या दूसरी चीज आप इलेक्शन लड़ते हो और आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, यानी कि इलेक्शन में कुछ गड़बड़ी हुआ है, कुछ भेदभाव हुआ है। अब आप कहाँ पे जाओगे? आप
यहाँ पे जाओगे, आर्टिकल 329 में आप जाओगे, यहाँ पे आप पाओगे कोर्ट का मेंशन कर रखा है कि इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी अगर इशू निकल के आता है तो उसके लिए कोर्ट, आर्टिकल 329। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से क्या समझ में आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक चैप्टर है जिसका नंबर है 15, उसमें कुछ आर्टिकल है जैसे 324 से लेकर के 329, ये इलेक्शन से रिलेटेड सारी बातें करते हैं, पहली चीज़। ठीक, दूसरी चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और निकल के आता है कि इलेक्शन कराने के लिए कोई एक कमीशन होगा, क्लियर, ये भी आपका हो गया। नेक्स्ट, ये जो कमीशन होगा उसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं बाद में, ठीक है। बट अभी देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या निकल के आता है कि जो वोटिंग लिस्ट होगा, जो वोटर लिस्ट होगा, इसमें किसी तरीके से भेदभाव नहीं होगा, यानी कि हर इंडियन सिटीजन जो कि आगे का आर्टिकल कहता है कि एडल्ट सफरेज यानी कि 18 साल से ज़्यादा का हो चुका है, वो वोटर लिस्ट में उसका नाम रहेगा, उसके पास वोटिंग राइट होगा। ओके, और फिर आगे देता है कि पार्लियामेंट स्टेट का इलेक्शन करा सकता है। जैसे अभी 5 स्टेट का जो इलेक्शन चल रहा है तो वहाँ पे ये इंपावरमेंट किसके हाथ में है कि कब कहाँ पे कैसे इलेक्शन कराना है, पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट किसको दे रखा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में देखेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन, जैसा मैंने बोला ना कि इलेक्शन कमीशन इंडिया में बोला गया उस आर्टिकल में कि पार्ट 15 में मेंशन किया गया कि एक कमीशन होगा जिस कमीशन का काम होगा इलेक्शन कराना। वो कमीशन कौन सा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दे रखा है। इट इज एन ऑटोनमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग यूनियन एंड स्टेट इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। देखो अब जो लोग कहते हो ना कि आप जो अभी का जो माहौल चल रहा होता है, फॉर एग्जांपल जब 3 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएगा 5 राज्यों का, कुछ पार्टी जीतेगी कुछ पार्टी हारेगी, कोई भी लड़ाई होता है तो वहाँ एक जीतता है एक हारता है, सिंपल सा ये होता है। बट उसके बाद आप अपने हार या जीत को कैसे ले रहे हो, जैसे अभी इंडिया वर्ल्ड कप हारा है तो आप अपने हार या जीत को किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हो, वो आपकी पर्सनैलिटी को दिखाता है। सपोज करो कि अब इलेक्शन होता है, इलेक्शन जब पार्टी जो हार गई क्या होता है, क्या होता है, इलेक्शन कमीशन सरकार के साथ चल रही है, वोटिंग में गड़बड़ी हुआ है, ईवीएम काम नहीं कर रहा था, ईवीएम का बटन दबाने पे फला पार्टी कोर्ट जा रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेंशन की गई, लोग तुरंत आपके व्हाट्सएप पे आना शुरू हो जाता है। जैसे ही आप अगर किसी भी पार्टी के सपोर्ट में हो या नहीं भी हो, बट जो उस पार्टी के सपोर्टर्स होते हैं, जो चुनाव हारा रहता है, तुरंत शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं कि अगर वो हार गए तो, अगर सरकार उनकी नहीं है, कि सरकार ने इलेक्शन कमीशन को पैसा खिला दिया, सरकार ने इलेक्शन बदलवा दिया, सरकार ने ईवीएम बदलवा दिया, ईवीएम का बटन दबाने पे सिर्फ एक पार्टी को वोट जा रहा था। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। बट अगर आप वहीं पढ़े लिखे हो, नहीं भी अगर आप ये देख रहे हो, आपको पता है इस वीडियो में कि क्या कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो क्या करता है, यूनियन और स्टेट में इलेक्शन कराता है, ठीक है। वो क्या है, एक ऑटोनमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ऑटोनमस मतलब ये स्वायत्त है, ये किसी पे डिपेंड नहीं है, ये किसी सेंट्रल गवर्नमेंट पे, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट पे या किसी स्टेट गवर्नमेंट पे किसी पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। ये ऑटोनमस है, इसका मतलब ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएगा। इसकी ड्यूटी क्या होगी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की। तो इसका नहीं मतलब होगा कि अगर आपके रिजल्ट फेवर में नहीं आता है तो इलेक्शन कमीशन बिक चुका है, ठीक, क्योंकि उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ मेंशन कर रखा है कि इट इज एन ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन। क्लियर है, आगे आते हैं। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 25 जनवरी 1950, ठीक है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, सारी चीज़ें हुई, तो 25 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को ये भी फ्रेम में आ जाता है, ठीक है। कौन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट इसको ECI बोलते हैं, ठीक है। सो ऑन दिस डे 25 जनवरी वी सेलिब्रेट नेशनल वोटर्स डे। यहाँ से आपके लिए एक और जानने की बात क्या निकल के आती है कि हर साल 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं, ठीक है। कई सारी कैंपेन चलती हैं, कई सारी रैलियाँ चलती हैं जहाँ से आपको ये बताया जाए कि वोटिंग करिए, अपना वोटिंग सही समझ के करिए। आपका वोटिंग क्या है, एक बहुत बड़ा वोटिंग राइट जो है ना आपका, एक बहुत बड़ा हथियार है, ठीक है। आप अगर एक बार अपने वोटिंग राइट को सही से यूज करते हो तो आने वाले 5 साल आपके लिए अच्छे जाएंगे। गलत तरीके से इस्तेमाल करते हो, गलत इन्फ्लुएंस होकर के आप इस्तेमाल करते हो तो वो 5 साल आपके लिए नरक की तरह जाएंगे। समझ में आ रहा है, क्योंकि वो एक दिन का समय आपके 5 साल को डिसाइड करता है। ओके, ये हो गया 25 जनवरी वोटर्स डे, ठीक है।
फिर द बॉडी एडमिनिस्टर्स इलेक्शन टू द लोकसभा, राज्यसभा। अब जो ईसीआई है वो क्या करता है, लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का इलेक्शन कराता है, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं का इलेक्शन कराता है। साथ साथ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इन सब का भी इलेक्शन कराता है। यहाँ से आपके ब्रेन में क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लोकसभा या राज्यसभा नहीं बल्कि कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, इट इज नॉट कंसर्न विद द इलेक्शन टू पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। यहाँ पे आप ध्यान देंगे। ओके, क्या ध्यान देंगे कि जो पंचायत है यानी कि प्रधान वाला इलेक्शन, म्यूनिसिपैलिटी यानी कि मेयर वाला इलेक्शन या पार्षद वाला इलेक्शन, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंसर्न नहीं है। ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो इलेक्शन कराए। तो इलेक्शन कैसे होता है, कौन इस इलेक्शन को कराता है, इस इलेक्शन को कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, देखो आप ध्यान से, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम है कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन कराना। ओके, सो यहाँ हमको क्लियर मिल गया कि एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो फ्री है, किसी के दबाव में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऑटोनमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेक्स्ट 25 जनवरी को इसका फॉर्म हुआ था, तो इसीलिए 25 जनवरी को हर साल वोटर्स डे मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। फिर इसका काम क्या क्या है, तो लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की असेंबली यानी कि विधानसभा में वोट कराना, इसके साथ साथ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इनका भी इलेक्शन कराना। क्या ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राज्यों की जो पंचायत हैं और म्यूनिसिपैलिटी है उनका भी इलेक्शन कराता है? तो नहीं, उसको कौन कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, आगे देखते हैं। तो अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। वो कितने मेंबर की बॉडी है, ठीक, कितने मेंबर की बॉडी है, उसका अपॉइंटमेंट, ये सारा प्रोसेस देखते हैं। तो ईसीआई जो है, ओरिजिनली द कमीशन हैड ओनली वन इलेक्शन कमिश्नर। अब देखो यहाँ से जानने की चीज़ क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना, उसमें एक कमिश्नर होता है। कैसा कमिश्नर? इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं। उसका क्या नाम दिया गया है, इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, बट आफ्टर द इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989 इट वाज मेड मल्टी मेंबर बॉडी। तो कुछ एक अमेंडमेंट हुआ, ज़्यादा काम का नहीं। काम का क्या चीज़ है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उस समय जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात की गई थी, तो उसमें सिर्फ एक मेंबर की बात की गई थी। क्या? वन इलेक्शन कमिश्नर, सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर। बट 1989 में अमेंडमेंट होता है और वहां से फिर ये मल्टी मेंबर बॉडी बन जाता है। मल्टी मेंबर बॉडी मतलब 1, 2, 3, एक से ज्यादा। अब देखो, इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब जो अभी तक इलेक्शन कमिश्नर था वो क्या हो गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया। ठीक है, एंड सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर इफ एनी द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स। अब यहाँ पे ड्यूटी दे दिया गया प्रेसिडेंट को कि सर ऐसा है कि एक तो सीईसी रहेगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेगा, बाकी कुछ इलेक्शन कमिश्नर्स भी होंगे। आप अपने हिसाब से समय समय पर फिक्स कर सकते हो कि हमको अभी 2 की जरूरत है, कभी 4 की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज इंक्रीज करेगी, उस हिसाब से फिर हमको ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर की जरूरत होगी, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन कमिश्नर्स की जरूरत पड़ेगी। देखते हैं प्रेजेंट में क्या स्टेटस है। तो प्रेजेंट में स्टेटस ये दे रखा है कि इट कंसिस्ट ऑफ सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। देखो अब क्या है, अभी के टाइम पे फिलहाल जैसे अभी 2023 में क्या हालत है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसके साथ साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर है। क्लियर? यानी कि ये 3 मेंबर की बॉडी है। जो मल्टी मेंबर बॉडी की बात की जा रही है ये बेसिकली 3 मेंबर की बॉडी है। कौन कौन? एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर। यहां से क्लियर हो गया। All the state level, the election commissioner is helped by the chief electoral officer who is an IAS rank officer. अब देखो ऐसा तो नहीं है कि पूरे इंडिया में 130-40 करोड़ लोगों के पॉपुलेशन को सिर्फ 3 लोग मिलकर के वोट डलवा सके। ठीक है, बट अब ये इसकी डिसेंट्रलाइज होना होगा। डिसेंट्रलाइज का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें रखना होगा कि जो कि इलेक्शन के प्रोसेस को ईजिली कंक्लूड करा सके। तो इसमें कौन कौन निकल के आते हैं? इसमें कहा गया है कि जो स्टेट लेवल पे होंगे इलेक्शन कमीशन, वो एक उसको चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर चाहिए होगा। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कौन होगा? जो आईएएस रैंक का ऑफिसर होगा। ठीक है, वो हेल्प करेगा किसका? इलेक्शन कमिश्नर का। इलेक्शन कमिश्नर यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। किस चीज में? इलेक्शन को कंक्लूड कराने में। यहां से क्लियर? स्ट्रक्चर क्लियर? क्या कि इट इज अ 3 मेंबर बॉडी। 3 मेंबर बॉडी कौन कौन सा? तो सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर। ठीक, अब देखते हैं कि इनका अपॉइंटमेंट और रिमूवल ये सारी प्रोसेस क्या है। देखो, अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ कमिश्नर्स। ठीक है, जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं इनका अपॉइंटमेंट ये कितने साल के लिए अपॉइंट होते हैं और ये सारी चीजें।
अच्छा, आपके मन में आता होगा ना कि अगर सरकारी है, पहली चीज़ की ये सरकारी नौकरी है तो फिर इनकी नियुक्ति सरकार करती होगी, तो अगर ये सरकार के फेवर में वोट नहीं कराएं तो सरकार इनको निकाल के फेंक सकती है। लेकिन नहीं, आप देखो पहले एक लाइन जो हमने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि ऑटोनमस बॉडी है, ठीक है, तो उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होगा, वो फ्री है, ठीक है। देखो, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स सीईसी एंड इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि अपॉइंटमेंट क्या क्लियर हो गया, यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं बल्कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, किसको, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमिश्नर्स को। दे हैव अ फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 6 ईयर, यानी कि इनका टेन्योर फिक्स है 6 साल का। दे आर नॉट टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, कि वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे हैं कि प्रेसिडेंट जब चाहे उसको रिमूव कर सकता है, ऐसा नहीं है। दे हैव अ फिक्स्ड टेन्योर, इनके पास एक फिक्स्ड टेन्योर है 6 साल का, ठीक, 6 साल का, या तो एज ऑफ 65 ईयर। अब सपोज करो उनकी 62 साल में, 62 ईयर में इनका अपॉइंटमेंट होता है एज ए इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो अब ये नहीं 62 68 नहीं कि 68 साल तक ये नौकरी में रहेंगे, नहीं, अब ये सिर्फ 65 साल तक। तो दो कहा गया कि या तो 6 साल और या तो एज आपका 65 ईयर, दोनों में से जो भी जल्दी कंप्लीट हो गया। अगर आप 60 साल के अंदर ही अपने 6 साल को कंप्लीट कर लिए तब आप रिटायर हो जाओगे, या तो आपका एज 65 हो जाता है तब आप रिटायर हो जाओगे, ओके। अब इनका स्टेटस क्या है, इनका स्टेटस देखो क्या है, दे एंजॉय द सेम स्टेटस एंड रिसीव सैलरी एंड पर्क्स आर अवेलेबल टू द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। ये यहाँ से जानने की चीज़ है, ठीक है। तो उनका स्टेटस, उनकी सैलरी, उनकी और भी चीज़ें, अलाउंसेस और किस तरीके का स्टेटस है, वो सारा किस तरीके से है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है, ओके। सो बेसिकली जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है, वो निष्पक्ष जजमेंट देता है, सेम तरीके से इलेक्शन कमीशन भी है, क्योंकि उसके कमिश्नर का जो रैंक है वो सुप्रीम कोर्ट के जज का रैंक है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ओके, रिमूवल देखो, रिमूवल कैसे होता है, दे कैन रिजाइन एनी टाइम एंड कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म। तो दो चीज़ यहाँ से निकल के आ रहा है कि आप एक तो खुद से पोस्ट को छोड़ रहे हो तो आप छोड़ सकते हो, इलेक्शन कमिश्नर हो आप चाहते हो कि मैं रिजाइन कर दूं तो कोई बाध्यता नहीं है, आप इजीली रिजाइन कर सकते हो। दूसरी चीज़ कि आप निकाले भी जा सकते हो, अगर आपका कुछ मिसबिहेवियर या कोई करप्ट पाया जाता है कंडक्ट तो आपको निकाला भी जा सकता है। देखो कैसे, द सीईसी कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ओनली थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल सिमिलर टू दैट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है ना उसको उसी तरीके से निकाला जाता है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस तरीके से हटाया जाता है, सेम उसी मैनर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमिश्नर्स को भी हटाया जाता है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का क्या मैनर है, उनको हटाने का मैनर है कि आप एक प्रपोजल लाते हो, कहाँ पे, पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, जो दोनों हाउसेस हैं उसमें से, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, आप दोनों हाउसेस में से किसी भी हाउस में उसको हटाने के लिए प्रपोजल लाते हो। आप प्रपोजल ले आए, अब आप हर हाउस में, यानी कि लोकसभा में अगर आप पहले लोकसभा में लेके आते हो तो पहले आप लोकसभा में उसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास कराओगे, यानी कि 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। फिर आप उसको राज्यसभा में स्पेशल मेजॉरिटी, यानी कि 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। इन जब दोनों हाउसेस में आप स्पेशल मेजॉरिटी से पास करा लेते हो तब जा करके आप इनको रिमूव कर सकते हो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज को। उसी तरीके से आप इलेक्शन कमिश्नर को भी इसी तरीके से रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ से क्लियर हो गया, ये अपॉइंटमेंट जो इनका है फिक्स है 6 साल के लिए, या तो इनका एज 65 साल, दोनों में से जो भी पहले हो जाए। दूसरा, इनका स्टेटस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह है, सेम तरह सैलरी, सेम सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह। रिमूवल का प्रोसेस क्या है कि वो खुद से भी इस्तीफा दे सकते हैं, रिजिग्नेशन दे सकते हैं, या तो उनको जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है उसी सेम मैनर में इनको भी हटाया जा सकता है। और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखो, कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है इलेक्शन कमीशन का, वो देखते हैं। यही कुछ चीजें जो अफवाह बन के निकलती हैं। देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रिस्क्राइब द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन। अब ये बनता है ना कि सरकार ने अपने किसी खास को इलेक्शन कमिश्नर बना दिया, या योग्यताओं को दरकिनार करते हुए सरकार ने इनको इलेक्शन कमिश्नर बना दिया। भैया देखिए, सिंपल सी बात है कि दे रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रिस्क्राइब्ड द क्वालिफिकेशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही नहीं किसी योग्यता की बात दिया हुआ है। तो आप बताओ कि सरकार यहाँ पे या प्रेसिडेंट कहाँ से जबरदस्ती योग्यता की बात करेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे ना। आप देखो, लीगल, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल,
मतलब इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि जिसको योग्यता बनाया जाए, ठीक। तो इसीलिए अगर किसी का अपॉइंटमेंट एज इलेक्शन कमिश्नर होता है और फिर आपके व्हाट्सएप पे फेक न्यूज़ सर्कुलेट होते हैं कि सरकार ने सारे कॉन्स्टिट्यूशन के नियमों को दरकिनार करते हुए इनका अपॉइंटमेंट किया है, तो आपको उससे बचना है, उससे सतर्क रहना है। इन्हीं सारी चीज़ों के लिए हमारा सेगमेंट चर्चा में आपके सामने है, ठीक। नेक्स्ट क्या दे रखा है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट स्पेसिफाइड द टर्म ऑफ द मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तो 6 साल दे रखा है, बट मेंबर्स का टर्म नहीं दे रखा था, ठीक। The Constitution has not debarred the retiring election commissioner from any further appointment by the government। ये देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सारे लोग देखो, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी भी तरीके से एक बार नहीं लगा रखा है, ठीक है, डिबार नहीं कर रखा है कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे वो फर्दर उनका अपॉइंटमेंट होगा कि नहीं। जैसे देखो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं और भी कुछ ऐसे संवैधानिक पोस्ट पे जो लोग बैठते हैं जो सेंसिटिव होता है, ठीक है, जहाँ से उस बॉडी का ऑटोनॉमी डिपेंड करता है कि ये ऑटोनॉमी होना चाहिए। तो ऑटोनॉमी कब होगा कि जब जो उसके हेड पे पहुँचते हैं, जो चीफ उनके होते हैं, जो एक हाई लेवल पे पहुँचते हैं, उनको जब फर्दर अपॉइंटमेंट से रोका जाए। क्यों? क्योंकि सपोज करो कि वो अपना डिसीजन कल को अब जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट है उनके सामने उसके फेवर में दे दें। किस लिए? ये सोच करके कि हमको यहाँ पे ये गवर्नमेंट इस अगला हमको अपॉइंटमेंट इसमें दे देगा, हमको राज्यसभा का मेंबर बना देगा, पार्टी से इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट दे देगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब आप देखो, अगर इनका अपॉइंटमेंट कल को किसी इलेक्शन कमिश्नर का, जो कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे जो गवर्नमेंट हो, कल को वो किसी इलेक्शन कमिश्नर को अपना राज्यसभा एमपी बना देती है या लोकसभा से चुनाव लड़वाती है या किसी और पोस्ट पे उनको अपॉइंट कर देती है, तो बिल्कुल इसमें कोई हो हल्ला नहीं होना चाहिए, ठीक है। कि आप ये सोचो कि देखिए किस तरीके से व्हाट्सएप पे सर्कुलेट करता है कि देखिए इसीलिए इस इलेक्शन कमिश्नर ने सरकार के फेवर में जजमेंट दिया क्योंकि सरकार में उसको इस तरीके का एमपी का पोस्ट चाहिए था या ये एमएलए का पोस्ट चाहिए था या तो कोई और अपॉइंटमेंट चाहिए था। अरे भैया, कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही इस बात को नहीं कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कोई बार नहीं लगाया हुआ है, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन डिबार नहीं किया हुआ है कि जो रिटायर हो रहे हैं वो किसी और पोस्ट पे आ सकते हैं या नहीं, ठीक। तो सीधा सा मतलब अफवाहों से सावधान, जो नॉलेज है जो आपके सामने है आप उस पर रहिए, ठीक है। तो आज हमने जो चर्चा में क्या देखा, इलेक्शन देखा। इलेक्शन में क्या क्या देखा कि इलेक्शन को कौन कराता है, इलेक्शन का सबसे पहले तो इलेक्शन का कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक दर्जा क्या है, संवैधानिक स्टेटस क्या है। दूसरा, इलेक्शन इंडिया में होता कैसे, किस किस चीज़ का इलेक्शन होता है, इलेक्शन को कौन कंडक्ट कराता है, ठीक। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है, तो उसके क्या मेंबर्स हैं, क्या अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है, क्या रिमूवल का प्रोसेस है, ठीक है। तो आज कंप्लीट हमारा चर्चा रहा किस पे, इलेक्शन पे। तो आपने देखा आज चर्चा में हमने चुनाव की बात की क्योंकि चुनाव लगातार चर्चा में बना हुआ था, ठीक। तो ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस आपके आते रहेंगे जो करंट में लगातार न्यूज़ में बने हुए हैं, ठीक। तो उनसे जुड़ने के लिए, ऐसे टॉपिक्स को जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और हम और भी अच्छे नॉलेजेबल और ऐसी चीज़ें जो करंट में बनी हुई हैं उन पर वीडियोज़ लाते रहेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, जय हिंद।